अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सब से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। तो मजीद खौफनाक स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ, वो हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी काशिफ की है। चलिए सुनते हैं काशिफ की स्टोरी उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम अलैकुम नसीर भाई, मेरा नाम काशिफ है और मैं पंजाब के एक छोटे से सनती इलाके में एक फैक्ट्री में काम करता हूं। हमारी फैक्ट्री शहर से जरा बाहर एक सुनसान सड़क के किनारे है। दिन के औकात में यह जगह बस चलती फुरती रहती है, लेकिन रात को यहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, ऐसा कि आप अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते हैं। इस दिन मेरी ड्यूटी आम दिनों से कुछ लंबी हो गई थी। मशीन में एक मसला आ गया था और चूंकि मैं शिफ्ट इंचार्ज था, मुझे इसको हल किए बगैर घर जाने की इजाजत नहीं थी। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 11:30 बज रहे थे। मेरे बाकी साथी काफी पहले जा चुके थे और फैक्ट्री का आधा हिस्सा बंद हो चुका था। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे गेट खोलकर बाहर जाने दिया और मैंने अपनी पुरानी होंडा CB70 मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया। सर्दियों की रात थी, धुंध ने पूरे इलाके को अपनी लपेट लिया हुआ था। मेरे सामने का रास्ता सिर्फ हेडलाइट की रोशनी में 2-3 मीटर तक ही नजर आ रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता बाइक चला रहा था क्योंकि फिसलने का खतरा था। हवा में एक अजीब सी नमी और बोसीदा पत्ते जलने की बो शामिल थी, जो मुझे हमेशा इस रास्ते पर महसूस होती थी, मगर आज ये बो कुछ ज्यादा ही तेज थी। तकरीबन 8 मिनट के सफर के बाद मैं इस चौराहे के करीब पहुंचा, जिसके बीच में एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था। ये दरख्त मशहूर अपने साए की ठंडक के लिए दिन में और अपने खौफनाक किस्सों के लिए रात में। गांव वाले कहते थे कि यह दरख्त 2 सदी पुराना है और उसके नीचे कई लोगों की मौत हो चुकी है। कोई कहता वहां एक सिपाही को फांसी दी गई थी, कोई कहता यह जिन्नात का मस्कन है। मैंने हमेशा उन बातों को कहानियां समझा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी झिझक जरूर महसूस होती थी। इस रात धुंध और सन्नाटे ने माहौल को और भी बोझल कर दिया था। जैसे ही मैं चौराहे के करीब पहुंचा, बाइक की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई। मेरी नजर बरगद के लंबे लटकते जड़ों जैसे डरावने रेशों पर पड़ी, जो हवा में हल रहे थे। अचानक मुझे यूं लगा जैसे इनमें से कोई एक हलकर जमीन को छू रहा हो, जैसे कोई लंबा हाथ नीचे आ रहा हो। मैंने खुद को तसल्ली दी कि यह महज हवा की हरकत है, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर मैंने सुना एक मध्यम सी हंसी। यह हंसी औरत की थी, लेकिन इसमें एक अजीब खनक और गहराई थी, जैसे वो मेरे बहुत करीब होकर कान में बोल रही हो, मगर मेरी नजर के सामने कुछ भी ना था। मेरे हाथों ने खुद ब खुद बाइक का एक्सीलेटर घुमाया और मैंने रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही मैं दरख्त के बिल्कुल नीचे आया, बाइक की लाइट एक पल के लिए टिमटिमा और फिर बुझ गई। मैं अंधेरे में डूब गया। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर बाइक का हैंडल सख्त हो गया, जैसे किसी ने इसे पकड़कर रोक दिया हो। इसी लम्हे मैंने अपने बाईं तरफ एक साया देखा। वो साया इंसानी शक्ल का था, लेकिन लंबा और पतला, और उसकी आंखें हल्की सी सुर्ख चमक रही थीं। वो बस वहां खड़ा था, लेकिन धुंध में भी उसकी मौजूदगी वाज़ेह थी। मेरा गला खुश्क हो गया और मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन जैसे हल रही थी। मैंने घबराकर बाइक का कुक मारा और न जाने कैसे एक ही झटके में इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बाइक पूरी ताकत से दौड़ाई और पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मेरी कानों में वो हंसी दोबारा गूंजी, इस बार और भी करीब से। इस रात में सीधा घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कहां आती। मेरी कानों में वो आवाज बार बार आती और मुझे महसूस होता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है।
ये तो बस शुरुआत थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि असल कहानी अभी शुरू होने वाली थी। इस रात के बाद मैं कई दिन तक इस रास्ते से नहीं गुजरा। मैं बहाना बनाकर फैक्ट्री जाने के लिए लंबा चक्कर काटता, लेकिन फिर भी ज़हन में वो मंजर बार बार लूट आता, धुंध में लटकते हुई जड़ों का हिलना, बुझती हुई लाइट और वो सुर्ख आंखों वाला साया। मैं खुद को यही कहकर तसल्ली देता कि शायद ये सब मेरे दिमाग का धोखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस रात के बाद से मेरे साथ कुछ और भी होने लगा। घर में अक्सर रात के वक्त मुझे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई देती, लेकिन जब मैं बाहर निकलता तो वहां कोई नहीं होता। कभी कभी खिड़की के बाहर कोई हल्की सी परछाई दिखाई देती, जैसे कोई लंबे बालों वाली औरत खड़ी हो, मगर मैं पलक झपकने पर देखता तो कुछ भी नहीं होता। 2 दिन बाद फैक्ट्री के मालिक ने अचानक मीटिंग बुला ली। इस दिन ड्यूटी खत्म होने में ताखीर हो गई और जब मैं बाहर निकला तो रात के 11 बज रहे थे। दिल में खौफ तो था, लेकिन सोचा कि शायद एक बार फिर इस रास्ते से गुजर लूं तो वो वहम टूट जाएगा। सर्दियों की रात, हल्की धुंध और वही सन्नाटा। मैंने बाइक को तेज चिल्लाना शुरू किया ताकि चौराहे को जल्दी पार कर सकूं। जैसे ही मैं बरगद के करीब पहुंचा, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे कान में फूंक मारी हो। मेरे बदन में कपकपी दौड़ गई। दरख्त के नीचे पहुंचकर मैंने बाइक की रफ्तार और बढ़ाई, लेकिन फिर वही हुआ। हेडलाइट झपकी, बाइक की चीन खड़कने लगी और जैसे ही मैं ऐन दरख्त के नीचे आया, बाइक का इंजन बंद हो गया। इस बार मैंने कुक मारी, मगर इंजन ने एक बार भी जवाब ना दिया। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। अचानक मुझे अपने दाएं तरफ से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। ये चाप आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी और फिर एक ऐसी आवाज गूंजी कि मेरा दिल रुकने को था। वापस क्यों आ गया? मैंने लरसती हुई आवाज में कहा। काफ। कौन? इसके जवाब में एक हल्की मगर सर्द हंसी सुनाई दी। मैंने नजरें ऊपर उठाई तो देखा कि दरख्त की एक मोटी शाख पर कोई बैठा है। लंबे बाल, सफेद कपड़े और पीर जो जमीन तक लटक रहे थे, लेकिन उन पैरों की उंगलियां उल्टी समत में थीं। मेरी सांस अटक गई। मैं जिमी हुई नजरें इसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से नीचे उतरने लगी, लेकिन इसका उतरना किसी इंसान की तरह नहीं था। वो अलिफाट लटकी हुई चिड़िया की तरह सीधा नीचे झोल रही थी। इसका चेहरा उल्टा था और आंखों से सुर्खी टपक रही थी। मैंने बाइक को धकेलने की कोशिश की, लेकिन पहिया जैसे जमीन में धंस गया हो। वो अब मुझसे सिर्फ 2 कदम के फासले पर थी। इसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुझे पहचानती हो। तुम्हें पता है, इसने मध्यम आवाज में कहा, जो इस रास्ते से रात गुजरे वो यहां से जिंदा नहीं जाता। मैंने पूरे जोर से बाइक को घसीटकर आगे बढ़ाया और जैसे ही मैंने पीछे देखा, वो गायब थी। लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई बैठा है। बाइक का वजन यकदम बढ़ गया और मेरे कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। मैंने बाइक को तेजी से दौड़ाया। चौराहे से निकलते ही इंजन खुद ब खुद चल पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं सीधा घर पहुंचा और इस रात कमरे का दरवाजा बंद करके बैठा रहा, पसीने में शराबोर। अगली सुबह मैंने मोहल्ले के बुजुर्ग को यह सब बताया। वो सुनकर कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, बेटा, इस बरगद के नीचे एक औरत का खून हुआ था। बरसों पहले यहां एक शादी से लौटती दुल्हन को डाकुओं ने लूटकर कत्ल कर दिया था। इसकी लाश इसी दरख्त से लटकाई गई थी। तब से लोग कहते हैं कि इसकी रूह वहां भटकती है। उन्होंने नसीहत की कि मैं कभी भी रात को इस रास्ते से न जाऊं। मैंने वदा किया, लेकिन दिल में एक तजस्सुस भी था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो क्या चीज थी जो मुझे हर हाल में वहां रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो आखिरी रात, जब मैंने सच्चाई अपनी आंखों से देखी, वो इतनी खौफनाक है कि मैं आज भी उसे मुकम्मल बयान करते हुए कांप जाता हूं। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और स्टोरी की जानिब। मेरा नाम सलीम है और मैं एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हूं। पिछले साल मैं लाहौर से कराची मुंतकिल हुआ
क्योंकि यहां काम के बेहतर मौके थे। मसला यह था कि कराची जैसे शहर में किराए के घर की तलाश आसान नहीं थी, खास तौर पर अगर आपका बजट महदूद हो। 2 हफ्तों की तलाश के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर ने मुझसे कहा, एक अपार्टमेंट है सदर के करीब, किराया मुनासिब है, जगह भी अच्छी है, बस लोग वहां ज्यादा नहीं रहते। मैंने इसकी बात का मतलब पूछा तो वो मुस्कुराया, जैसे कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला, बस ये समझ लो कि कुछ लोगों को वहां सुकून नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम्हें डरावनी कहानियों से फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें पसंद आ जाएगा। मैं हंस पड़ा। बचपन से ही मैंने आसिब और भूत प्रेत की कहानियां सुन रखी थी, मगर कभी उन पर यकीन नहीं किया था। मैंने फौरन हामी भर दी। जब मैंने अपार्टमेंट देखा तो वो एक पुरानी मगर मजबूत इमारत के 3रे फ्लोर पर था। तंग सी सीढ़ियां, दीवारों पर नमी के निशान और राहदारी में एक अजीब सी बोसीदा बो। लेकिन अंदर का फ्लैट साफ सुथरा था, 2 कमरे, एक किचन और एक छोटी बालकनी। किराया वाकई हैरत अंगेज तौर पर कम था। मैंने फौरन मुआहिदा किया और उसी शाम वहां शिफ्ट हो गया। रात को सामान खोलने में मसरूफ था कि मुझे पहली बार कुछ अजीब लगा। किचन में बर्तन धोते हुए ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो। मैंने फौरन पलट कर देखा, मगर किचन खाली था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है। लेकिन जब मैं सोने के लिए लेटा तो लाइट बंद करने के चंद मिनट बाद कमरे में मध्यम सी सरगोशियां सुनाई देने लगीं, जैसे कोई 2 लोग धीरे धीरे बात कर रहे हों। आवाज इतनी धीमी थी कि अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन ये इतनी करीब थी कि मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की तो आवाज फौरन गायब हो गई। मैंने खुद को समझाया कि यह पुरानी इमारत है, शायद ऊपर या नीचे वाले फ्लैट से आवाज आ रही हो। अगले दिन भर काम में मसरूफ रहा। शाम को जब घर आया तो किचन में एक प्लेट जमीन पर गिरी हुई मिली। अजीब बात यह थी कि मैं सुबह जाते वक्त बर्तन अलमारी में रख कर गया था और अलमारी का दरवाजा अंदर से बंद था। जब मैं प्लेट उठा रहा था, मेरी नजर किचन की खिड़की पर पड़ी। बाहर अंधेरा था, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की के शीशे पर किसी ने हाथ रखकर अंदर झांका हो। मैंने तेजी से पर्दा हटाया, लेकिन बाहर बालकनी खाली थी। इसी रात मैंने बालकनी में सिगरेट पीने का सोचा। जैसे ही बाहर कदम रखा, मैंने देखा कि सामने वाले फ्लैट की खिड़की में एक औरत खड़ी है। लंबे काले बाल, सफेद सा लिबास और बिल्कुल बेहरकत। मैंने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने कोई रद्दे अमल नहीं दिया। मैं पलक झपक कर दोबारा देखा तो खिड़की खाली थी। इस रात मैंने एक डरावना ख्वाब देखा। मैं अपने बेडरूम में लेटा हूं और कोई मेरे पांव पकड़कर नीचे खींच रहा है। मैं जोर लगाकर चीख रहा हूं, मगर आवाज नहीं निकलती। अचानक मैं जाग गया और देखा कि वाकई मेरे पांव बेड के किनारे से लटक रहे हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने अभी छोड़ा हो। मैं पसीने में शराबूर हो गया। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, हालांकि मैंने सोने से पहले बंद किया था। दरवाजे के पीछे अंधेरे में मुझे 2 सुर्ख चमकती हुई आंखें नजर आए। मैंने लाइट जलाई और सब कुछ गायब हो गया। इसी दिन शाम को मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक बूढ़ी खातून से मिला जो सब्जी लेकर आ रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं ऊपर 3रे फ्लोर पर रहता हूं। वो फौरन संजीदा हो गईं और बोले, बेटा, वहां ऊपर वाले कोने का फ्लैट, वहां तो पिछले 2 साल से कोई नहीं ठहरता। मैंने हैरत से कहा, नहीं, मैं तो अभी वहां शिफ्ट हुआ हूं। उन्होंने आहिस्ता से कहा, इस फ्लैट में एक फैमिली रहती थी, 3 लोग, मियां, बीवी और एक बच्ची। एक रात शौहर ने बीवी और बच्ची को मारकर खुदकशी कर ली। तब से लोग कहते हैं कि वहां उनकी रूहें हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इस रात मैंने सोने की कोशिश की, मगर दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया था। 12 बजे के करीब मैंने फिर वो सरगोशियां सुने। इस बार ये बिल्कुल मेरे कान के करीब थीं, जैसे कोई बेड के किनारे झुककर बात कर रहा हो।
हम अकेले हैं, हमारे साथ रहो। मेरा सांस अटक गया। मैंने आंखें खोली तो बेड के पांव की तरफ वही औरत खड़ी थी, लंबे बाल चेहरे पर, सफेद कपड़े खून से दागदार और हाथ में एक टूटा हुआ गुड़िया का खिलौना। इसके साथ एक छोटी बच्ची थी जिसकी आंखें सिया खोखले गड़े की तरह खाली थीं। मैं उछल कर उठा मगर कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट टिमटिमाने लगी और मेरे आसपास ठंडी हवा का तूफान चलने लगा। औरत ने आहिस्ता से कहा, तुम भी हमारे साथ यहीं रहो, हमेशा के लिए। मैं पूरी ताकत से चीखा और दरवाजा खोलने की कोशिश की। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। लाइट वापस जल उठी और कमरा खाली था। सुबह होते ही मैंने डीलर को फोन किया और कहा कि मैं ये फ्लैट फौरन खाली कर रहा हूं। उसने बगैर कोई सवाल किए कहा, ठीक है, चाबी नीचे गेट पर छोड़ देना। जब मैं सामान पैक कर रहा था तो बेड के नीचे से वही टूटी हुई गुड़िया मिली जो मैंने रात को इस औरत के हाथ में देखी थी। मैंने गुड़िया वहीं छोड़ दी और बगैर पीछे देखे फ्लैट से निकल आया। आज 1 साल गुजर चुका है, लेकिन जब भी मैं कराची के इस इलाके से गुजरता हूं, वो इमारत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कभी कभी रात को नींद में मुझे वो सरगोशियां अब भी सुनाई देती है। हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाकया पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे में मौजूद मेरे नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।